हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 2023 के जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 है दोस्तों, इसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बहुत से क्वेश्चन 10th लेवल पर आधारित है दोस्तों, देख लीजिए। और दोस्तों इस बार भी जो एग्जाम होगा वो भी दोस्तों 10th लेवल पर आधारित ही प्रश्न पूछेगा, इसलिए दोस्तों ये सेट एकदम मिलता जुलता है दोस्तों बिहार पुलिस से। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है। कह रहा है, आर्यों ने भारत में किस घाट दर्रे से प्रवेश किया था? बताइए दोस्तों, किससे किया था? तब बोलन से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुधोधन किस राज्य के राजा थे? तो बताइए दोस्तों, सुधोधन जो थे कपिलवस्तु राज्य के राजा थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? बताइए, भारतीय नेपोलियन नाम से किस भारतीय को जाना जाता है? चंद्रगुप्त को माना जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन हम लोग कहते हैं। अगला सवाल है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो दोस्तों उन्होंने संघमित्रा को भेजा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो के अंत में अपना स्कोर जो है उस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 में प्रश्नों में से कितना सही हुआ दोस्तों। दोस्तों हम पूरे 100 प्रश्न कराएंगे और उसमें से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? बताइए दोस्तों, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों वह घनानंद था, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? कुंडगरा में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? बताइए दोस्तों, गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? वो आपका दोस्तों धन्वंतरी थे दोस्तों, धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धन्वंतरी। अगला सवाल है, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? किसने किया था? तो उसको दोस्तों शंकराचार्य ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे पता चलेगा कि आपका जो तैयारी है वो कैसा है। अगला सवाल है, मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? बताइए दोस्तों। तो जो मिलिंद पन्हो है दोस्तों, बताइए वह किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, वो दोस्तों पाली का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों, पाली का। अगला सवाल है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। किसने करवाया था? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? बताइए दोस्तों, जो कौटिल्य थे वह किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? बताइए दोस्तों, यह सभी किसी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने अर्थशास्त्र के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला सवाल है, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? बताइए दोस्तों, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल ने। किसने किया था? राजा टोडरमल ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो दोस्तों वह सर टॉमस रो था। कौन था? सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रो। अगला सवाल है, शिवाजी के गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें है। शिवाजी के गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों, दादाजी कांडदेव। किसने थे? दादाजी कांडदेव कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे। अगला सवाल है, किस धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? बताइए सॉरी दोस्तों, सिख कह रहा है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों। तो जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं
सभी दोस्तों आपके एग्जाम भी उससे बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए दोस्तों प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर पूरा दोस्तों सवाल देख लीजिएगा तो इससे बहुत से सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? बताइए दोस्तों, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, बक्सर के युद्ध के बाद। अगला सवाल है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? बताइए दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो दोस्तों वह कुंवर सिंह था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, कुंवर सिंह। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो आपका मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जितने भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर याद होगा उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसमें जितने भी आप लोगों का याद होगा दोस्तों उसको कमेंट करते रहिए किसका क्या आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने स्थान पर नमक कानून को भंग किया था। बताइए दोस्तों, 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून भंग किया था? बताइए दोस्तों किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों उन्होंने दांडी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दांडी। अगला सवाल है, बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? बागमती बांटती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डी राइट आंसर होगा, बागमती। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों बिहार से इसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो बिहार पुलिस में है उसमें बिहार से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए दोस्तों, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है पारसनाथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, पारसनाथ। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बताइए दोस्तों, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो मुंगेर में की जाती है दोस्तों, मुंगेर में अफीम की खेती की जाती है। अगला सवाल है, दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? बताइए दोस्तों, दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो दोस्तों बता दें आपको 8 बांध बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, 8 बांध। अगला सवाल है, झाड़िया किस खनिज का उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? बताइए, जो झाड़िया है वह किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, बोकारो पावर हाउस झारखंड के किस जिले में बनाया गया है? बताइए, जो बोकारो पावर हाउस है वो झारखंड में ही है, लेकिन झारखंड में किस जिले में है वो आपको बताना है। तो दोस्तों वह झारखंड में बोकारो में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बोकारो जिला में। अगला सवाल है, दक्षिण के पठार प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? बताइए दोस्तों, कौन करती है? नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? बताइए, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कर्क रेखा का दोस्तों हमारे बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। और दोस्तों कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों एक ट्रिक है, मित्र पर गामछा छाया। तो दोस्तों यह 8 राज्य हो गया। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होती है? दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होती है?
तो मेघालय में होती है दोस्तों। यह दोस्तों मेघालय में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और मेघालय में दोस्तों किस जगह पर, तो मानसीराम मेघालय। दोस्तों अगर ये जो ट्रिक आप लोग को जानना होगा कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो वह ट्रिक है मित्र पर गामछा छाया। तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, हम इसका ट्रिक बता देंगे। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होती है? अभी बताया दोस्तों, मेघालय में, मानसीराम मेघालय। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? देखो, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो दोस्तों लेह में पड़ती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेह में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए? बताइए दोस्तों, कितने भूभाग पर जंगल होना चाहिए? तो दोस्तों 33% भूभाग पर जंगल होना चाहिए। अगला सवाल है, गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? कौन सी दोस्तों? अमूल है, यह संसार में विख्यात है, अमूल। अगला सवाल है, शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, शिव जो समुद्रम है वह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो वो आपका दोस्तों कावेरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कावेरी पर। अगला सवाल है, भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताइए, भारत जो है धान उत्पादन करने में कौन से स्थान पर आते हैं? तो बता दें आपको दोस्तों, भारत दूसरा स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा स्थान पर। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। अगला सवाल है, भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों वह 77 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, 77। अगला सवाल है, जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो वह सबसे छोटा राज्य है दोस्तों सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, सिक्किम। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? तो दोस्तों बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिहार में। और पूछेगा दोस्तों सबसे अधिक कहाँ है? तो दोस्तों बताइएगा, केरल में। अगला सवाल है, भारत का विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? बताइए, भारत का जो विदेशी व्यापार है वो समुद्र मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों समुद्र से बताइए दोस्तों 90% होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 90%। और जो 10% बच गया दोस्तों, वो दोस्तों वो होता होगा हवाई जहाज़ या एरोप्लेन से। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? तो वो आपका राष्ट्रपति का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राष्ट्रपति का। अगला सवाल है, आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो आपका प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जो है, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो दोस्तों वह 30 वर्ष की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो दोस्तों वो आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, लौ बग खाली स्थान को नाम है? बताइए, लौ बग किसका नाम है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो लौ बग है वह कंप्यूटर वायरस का नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों।
जो भारत के राष्ट्रपति है उसको ऐसा कौन सा परिस्थिति आ जाता है जिस समय उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, बताइए। भारत के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? मस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है, बताइए। जो लोकसभा में निर्णायक मत है वह कौन देता है? तो अध्यक्ष देता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत खाली स्थान से हुई, बताइए। कब से हुई? भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों वह 1948 से हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1948 से औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास खाली स्थान से संबंधित है, बताइए। विकासशील उसको बोलते हैं दोस्तों जो पूरा विकसित नहीं है, उसको विकासशील बोलते हैं। बताइए दोस्तों, किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास खाली स्थान से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? तो दोस्तों वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत खाली स्थान से हुई, बताइए। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत खाली स्थान से हुई। कब से हुई दोस्तों? तो वो आपका 1992 से हुई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी, बताइए। भारत में योजना बनाने की नीति कब अपनाई गई थी, किसके द्वारा? दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या में बिहार खाली स्थान है, बताइए। जनसंख्या में बिहार खाली स्थान है, कितने स्थान पता है दोस्तों? तो जनसंख्या में बता दें आपको, जो भारत है बिहार जो है दोस्तों वह तीसरा बड़ा राज्य है। अगला सवाल है, वनांचल राज्य खाली स्थान है, बताइए। वनांचल राज्य खाली स्थान है, क्या है दोस्तों? झारखंड का एक नया नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का एक नया नाम वनांचल राज्य है। अगला सवाल है, बिहार की जनसंख्या से अधिक है, बिहार की जनसंख्या खाली स्थान से अधिक है, कितने से अधिक है दोस्तों बिहार की जनसंख्या? तो दोस्तों वह 10 करोड़ से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एएसआई प्रणाली में कार्य की इकाई होती है, बताइए। एएसआई प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होता है? तो जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तो जूल। अगला सवाल है, NU के पावर 235 की नाभि में प्रोटॉन की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है? तो फिर प्रोटॉन की संख्या 92 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन की सन्निहित मास होती है, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन की सन्निहित मास होती है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगला सवाल है, किसी पदार्थ की उसी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को कहते हैं, बताइए। किसी पदार्थ की उसी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष खाली स्थान इकाई है, बताइए। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दोस्तों वह दूरी का इकाई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर कोष प्रकाश ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है, बताइए। सौर कोष प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, बताइए। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं। देखिए पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला सवाल है, पृथ्वी को वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग खाली स्थान है। बताइए पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 21% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खाली स्थान वायु का आवरण सूर्य की ओर से आ रही हानिकारक पराबैंगनी किरणों का शोषण करता है। कौन करता है? तो दोस्तों इसका शोषण ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला सवाल है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। बताइए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था स्पुतिन 1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। बताइए एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों उसका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण खाली स्थान से किया जाता है। बताइए किससे किया जाता है उसका? क्या दोस्तों? सीस्मोग्राफ से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीस्मोग्राफ। दोस्तों सभी दोस्तों मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। बताइए एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? तो वह दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यह सब मैथ का सवाल है और इस वीडियो में जितने भी मैथ और इंग्लिश का सवाल मिलेगा उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ये भी देख लीजिए दोस्तों, ये सब इंग्लिश का ही सवाल है। और दोस्तों ये सब मैथ और इंग्लिश का सवाल हो गया। उसके बाद आएगा दोस्तों हिंदी का सवाल। कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक। बताइए शोक का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। क्षति। क्षति का प्रवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? हानि होगा। क्षति का प्रवाची शब्द हानि। नहीं कोई कहता है हमारा इतना का क्षति हो गया यानी हानि हो गया। अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कह रहा है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहा है, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए खाली स्थान हुए। दोस्तों मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है इसलिए दोस्तों जो आवाज़ है ना थोड़ा कम ज़्यादा होगा, साउंड का प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग आवाज़ मोबाइल का बढ़ाकर और हेडफोन लगाकर देख लीजिएगा प्लीज़। कल से आवाज़ क्लियर जाएगा। अभी थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एग्ज़ाम ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए खाली स्थान हुए। बताइए दोस्तों क्या हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असफल हुए। मेहनत नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे दोस्तों, इसलिए मेहनत करते रहो, सफल होना है तो। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द करें। आभूषण। आभूषण का प्रवाची शब्द क्या होगा? अलंकार। आभूषण का प्रवाची शब्द अलंकार। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर है। कृपया कूड़ेदान खाली स्थान प्रयोग करें। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें होगा कहीं यहाँ पे। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। बहुज्ञ। क्या होगा दोस्तों यह विलोम शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। सॉरी दोस्तों, अल्पज्ञ हो जाएगा, बहुज्ञ का हो जाएगा अल्पज्ञ विलोम शब्द। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल
बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बाल बाल बचने मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों संकट से कठिनाई से बचना। संकट से कठिनाई से बचना। नहीं कोई कहता है दोस्तों कि बाल बाल बच गया, यानी बहुत संकट से बच गया। अगला सवाल है रिक्त स्थान में भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर है। बसंत ऋतुओं का खाली स्थान है। बताइए बसंत ऋतुओं का खाली स्थान है, क्या है? तो बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत जो है ऋतुओं का राजा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत खाली स्थान है। बताइए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो ऊंचा है। मेरे जीवन का लक्ष्य ऊंचा है दोस्तों। और आप अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा दोस्तों ऊंचा रखिएगा, ताकि दोस्तों आप सफल हो सके अपने जीवन में। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आया दोस्तों तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों जितने आदमी बिहार पुलिस बनकर देश का सेवा करना चाहते हैं वो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे।